तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 मानव विकास। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इस चैप्टर का नाम है। तो शुरू करेंगे। 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है रेखा नाम की महिला की। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों और सुविधाओं तथा सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, उसका मोह भंग कर दिया है। तो एक समय तक रेखा को लगता था कि जो बसें हैं, रेलगाड़ियां हैं और सड़कें हैं, इमारतें हैं, ये बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगने लगी। नगर को अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुकी और गंदी बस्तियों के गुच्छ, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल, वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। तो यह भी विकास का एक दूसरा जो नेगेटिव चेहरा है उसके बारे में दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम काफ़ी होता है, शहरों में भीड़ रहती है, हसल वसल वाला एरिया रहता है, क्राइम होते हैं, निर्धनता है और छोटे छोटे बच्चे बेगर्स भीख के मांगने के रूप में वहाँ मिलते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें वह सोचा करती थी कि क्या विकास और अल्प विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है। तो महिला सोच रही है जो रेखा नाम की है, क्या डेवलपमेंट और जो सह विकास है या अल्प विकास है वो क्या एक साथ मिले हुए हैं? क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों और अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? क्या विकास संपन्न और विपन्न पैदा करता है? तो विकास के हिसाब से क्या कुछ लोग संपन्न हो रहे हैं और कुछ लोग विपन्न हो रहे हैं? आइए इन विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर जो मानव विकास जो चैप्टर है, तो इसमें हम ये सब कहानियां पढ़ रहे हैं कि एक महिला नगर में जाती है। नगर में जाने के बाद उसे विविधता देखने को मिलती है। एक समय तो वह शहर उसको आकर्षित करता है और उसके बाद वो शहर उसे नीरस कर देता है। इस कहानी में उल्लेखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो हम मानव विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस करेंगे। अल्पावधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी, कुपोषण लाता है। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? तो कुछ लोगों के लिए अगर अल्पावधि में आप विकास कर रहे हैं तो सभी के लिए या अन्य लोगों के लिए कुपोषण, गरीबी और अन्य तरीके की विविधताओं का कारण बनता है। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है विकास स्वतंत्र है, जिसका संबंध प्रायः आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन, संचार जाल, वृहद शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, व्यक्तिक सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। तो वर्तमान में जो डेवलपमेंट के पैरामीटर रखे गए हैं उसमें कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सक्षम परिवहन, अच्छा जो ट्रांसपोर्ट है वो आईटी सेक्टर अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छी, मेडिकल की सुविधाएं हों। तो ये अगर पैरामीटर हैं तो उसे हम विकास की श्रेणी में रखेंगे।
प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते हैं, किंतु यह विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। लेकिन जितनी भी चीजें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, वो सभी विकास का एक पहलू प्रदर्शित करते हैं। प्रायः विकास का पश्चिमी अथवा यूरोप केंद्रित विचार कहा जाता है। भारत, ये जो है पश्चिमी या यूरोप केंद्रित विचार है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश, जो पोस्ट कॉलोनियल जो देश है, के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव, प्रादेशिक असमानता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा है। तो यहाँ पर उपनिवेशवाद बहुत हद तक है, सीमांतरण है, समाज में भेदभाव है, प्रादेशिक असमानता देखने को मिलती है। तो भारत में विकास का एक पहलू तो वो है जहाँ उद्योग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, चिकित्सा सही है, लेकिन एक तरफ ये चीजें भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो दो पहलू हैं। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षा, वंचनाओं का मिला जुला थैला है। यहाँ नगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेशों, इनक्लेव जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इनकी संख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां हैं, जिनमें पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं और अवसंरचनाएं इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। यह एक सुस्थापित तथ्य है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों, गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। तो भारत में जो विकास है उसके अलग अलग वर्गों में विभाजित हम इसे कर सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन जो मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, गंदी बस्तियां हैं। तो इन सब में भी विकास के अलग अलग पैरामीटर हैं। और स्त्रियों की संख्या का बड़ा खंड, आगे को देखते हैं उसमें और क्लियर होता जाएगा। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में सबसे ज्यादा कष्टभोगी है। तो जो फीमेल पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर विकास की संभावनाएं बहुत कम है भारत में, क्योंकि बुक ही भारत से संबंधित है। और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनता, पूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने को विवश हैं। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है, जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है, जो पारिस्थितिक संकट का कारक है। वायु, मृदा, जल, ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बनते हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धनों में सामर्थ्य के गिरावट के लिए तीन अंतर संबंधी प्रक्रियाएं कार्यरत हैं। पहली है सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक संबंधों के कारण। तो जो सामाजिक संबंध है वो कैसे हो रहे हैं? दुर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। पर्यावरणीय सामर्थ्य में कभी प्रदूषण के कारण, तो पॉल्यूशन है। व्यक्तिगत सामर्थ्य में बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण, बीमारियां और दुर्घटना। अंततः
उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है और मानव का विकास है, अगर ये 3 पैरामीटर हम देखें तो ये मुख्यतः मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये चीज़ें ठीक-ठाक होंगी, सामाजिक बंधन ठीक होंगे, सोशल जो अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों में ठीक होगी तो समाज विकसित होगा। पॉल्यूशन की मात्रा अगर लिमिटेड है तो उससे भी समाज ठीक रहेगा। बीमारियाँ और दुर्घटनाएँ कम है तो आपका समाज और अच्छा रहेगा। तो आगे को बढ़ते हैं। उपयुक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाता। तो वर्तमान में सामाजिक न्याय, प्रादेशिक असंतुलन और जो पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दे इन सबको मर्ज नहीं कर पाता है। तो इसमें अभी कमी देखने को मिल रही है। जो विकास के जो पैरामीटर हैं वो कुछ अलग ही दिखाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम कहें कि भाई ये विकसित देश है या विकसित राज्य है तो उसके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, आईटी सेक्टर अच्छा होना चाहिए और उसके पास ट्रांसपोर्ट की भरपूर फैसिलिटी हो, एजुकेशन ठीक हो, हेल्थ ठीक हो, बट सोशल कॉन्टैक्ट वहाँ पर हम नहीं देखते। हम वहाँ पर प्रादेशिक असंतुलन, रीजनल डिफरेंशिएशन के बारे में बात कोई नहीं करता, इन्वायरमेंटल के बारे में बात कोई नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। आगे को देखते हैं। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, पारिस्थितिकी संकट और सामाजिक अशांति का कारण माना जाता है। तो इन सबको इन चीजों का कारण माना जाता है। क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और स्थिरीकरण करता है? इस प्रकार यह सोचा गया है कि मानव विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा जो मानव विकास, प्रादेशिक विषमता और पर्यावरणीय संकट सहित सभी रोगों का उपचार मानती है, के विपरीत अलग से उठाया जाए। आगे बढ़ेंगे। पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए हैं। तो विवेचनात्मक ढंग से विकास को देखने के लिए पहले बहुत से प्रयास किए गए हैं, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990, तो ये डेट आप याद रखेंगे कि विकास के लिए सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 में किए गए। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लानिंग। तो इसके द्वारा ये प्रोग्राम, एक्सट्रीमली सॉरी, इसे हम प्रोग्राम पढ़ेंगे, प्लानिंग नहीं, द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वह इससे सूचकों में संशोधन और परिवर्तन लाती है, अपितु परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों का कोटि-क्रम भी बनाती है। तो विश्व के देशों का कोटि-क्रम भी निर्धारित करती है। 1993 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट 1993 में आई थी। तो इस सेंटेंस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मानव विकास क्या है ये पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ठीक, मानव विकास क्या है? स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। इस प्रकार लोगों, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना, राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से
युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच जैसे मानव विकास के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। तो मानव विकास के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर अब दोबारा से उस सेंटेंस में वापस आते हैं जो 1993 में मानव विकास रिपोर्ट के तहत बात की गई थी। प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं, तो सबसे कम तो ये तो होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त यह यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन सेंट्रलाइज डेवलपमेंट होना चाहिए, जबकि डेवलपमेंट सेंटर्ड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे को बढ़ेंगे। जैसा कि पहले होता था, आप मानव यहाँ पर ह्यूमन हो और यहाँ पर डेवलपमेंट हो। आगे बढ़ेंगे। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक अपनी पाठ्यपुस्तक में इन संकल्पनाओं, सूचकों, मानव विकास के उपागमों तथा सूचकांक के परिकलन की विधियों का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस अध्याय में हम भारत पर इन संकल्पनाओं और सूचकों के अनुप्रयोज्यता को समझें। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। 120 करोड़, तो पॉपुलेशन अभी बढ़ गई है 2011, अभी तो नया डेटा आने वाला है। तो फिलहाल अभी हम बुक के आधार पे चलेंगे, बुक से बाहर अभी हम बात नहीं करेंगे। 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 188 देशों में 131 के कोटि क्रम में पर है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संयुक्त मूल्य 0.624 के साथ भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015 देशों की श्रेणी में आता है। तालिका में भारत की HDI की कुछ अन्य देशों के साथ तुलना की गई है। तो यहाँ पर दिया है तालिका 3.1, भारत के कुछ अन्य देशों के साथ मानव विकास सूचकांक मूल्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्वे पहले नंबर पे है और इस तरीके से जर्मनी चौथे पे है और सीधे हम भारत पे जाएंगे। भारत यहाँ पर 131वें स्थान पे दिखाई दे रहा है। ये पुराना डेटा है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए फिलहाल इसी डेटा को आधार मानना है। आगे बढ़ेंगे। जो अपडेट होते हैं, अपडेट आप इंटरनेट पे भी देखिए, अन्य बुक से भी इसे कलेक्ट करते रहिए। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु उपागम और राज्य देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों और उनके कोटि क्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद ऐसे ऐतिहासिक कारकों, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद, युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप, लोकतंत्र अथवा तानाशाही, सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं जो मानव विकास की प्रवृत्ति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत तथा अन्य अनेक विकासशील देशों के संबंध में इन पक्षों का विशेष महत्व है। तो इन सभी पक्षों का भारत और उनके समकक्ष जितने भी विकासशील देश हैं, उन सब में इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है कि विकसित देश, विकासशील देशों में अपराध की मात्रा, आतंकवाद, युद्ध और सरकार की प्रवृत्ति
तानाशाही तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। आगे को बढ़ेंगे। यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो भारत में है, ने भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। तदंतर जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का परिकलन, जिनके बारे में आप पहले ही अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, उन 3 सूचकों के आधार पर किया है। तथापि इन रिपोर्ट में आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी उपायों जैसे सूचकों की भी चर्चा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकों की निम्नलिखित पृष्ठों में विवेचना की गई है। तो भारत की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसके अंतर्गत सामाजिक वितरण, न्याय, अभिगम्यता, सामाजिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और कितना कल्याणकारी है, क्या है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखी गई हैं। तो आर्थिक उपलब्धियों के सूचक हम देखेंगे अब। चलिए, समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से निर्धन, पददलित, हाशिए पर खड़े, हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच, उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी हैं। तो ये सारी चीजें मानव विकास की कुंजी बनती हैं। अगर ये चीजें ठीक हैं, समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से निर्धन, पददलित, हाशिए पर खड़े लोग, मतलब गरीब और निर्धन लोगों की बात चल रही है, ये सब पूंजियां हैं। अगर इनके पास ये सारी फैसिलिटी चली जाती है, उत्पादकता, कल्याण, मानव विकास, ये सारी चीजें इन तक चली जाती हैं, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, विकास हो जाएगा। चलिए, विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। सकल घरेलू उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार, अक्षय निधि का माप माना जाता है। आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर तथा परिसंपत्तियों पर पहुंच पर निर्भर करती है। विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो है भारत की, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। वर्ष सन 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण में 25.7 25.7%, शहरी क्षेत्रों में 13.7% और पूरे देश में 21.9% के रूप में अनुमानित किया गया था। गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, एमपी या मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा एवं दादरा एवं नागर हवेली में उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या 10 से 20% गरीबी रेखा से नीचे। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल, केरला, पंजाब, सिक्किम, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप 10% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो हर जगह गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों की संख्या प्रतिशत में निर्धारित की गई है। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन के जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की
असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस देश की जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करता है। कुछ अन्य कारक जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता और पीने के पानी की पहुंच भी जीवन स्तर के मानक का निर्धारण करते हैं। बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगार भारत में गरीबी के अधिक होने के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि, तो आर्थिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है। अनियंत्रित बेरोजगारी, ये सब चीज़ें जो हैं भारत में गरीबी के अधिक बढ़ने में ज़्यादा योगदान देती हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है। भारत में गरीबी 1999 से सन 2000 तक, आंध्र प्रदेश में 9.20%। तो इसी तरीके से जिन जिन स्टेट्स में जितनी जितनी गरीबी का प्रतिशत है वो पूरा दिया गया है। अगर इसे ओवरऑल देख लें तो इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम आप ढूंढें तो यहाँ पर 39.39% छत्तीसगढ़ में दिखा रहा है और दूसरा 39.31 दादरा एंड नागर हवेली, तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में दिखा रहा है। तो सबसे कम भी देखें, इसी तरीके से सबसे कम ढूंढकर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप या आप कीजिएगा स्वस्थ जीवन के सूचक। स्वस्थ जीवन के सूचक को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। शिशु मृत्यता और माताओं में प्रजननोत्तर मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एक स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण माप हैं। तो यहाँ पर जीवन मृत्युता और माताओं प्रजननोत्तर दर कम होना, बच्चों का बचपन में मर जाना और माताओं का बचे रहना लंबे समय तक, तो ये सब चीज़ें, वृद्धों को स्वस्थ होना, ये सब अच्छे जीवन के माप हैं। स्वच्छ भारत मिशन को भी एक बार देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में क्या बातें स्पष्ट आ रही हैं। कारखानों से निकलने वाले विषैले और जैविक क्रियाओं से नष्ट न होने वाले कचरे, शहरों के शिवर तथा खुले में शौच आदि के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से खतरे पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन उनमें से एक है। स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है और एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण विशेष रूप से स्वच्छ हवा, पानी, शोर मुक्त माहौल और स्वच्छ परिवेश प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। नगर निगम के कचरे, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल, परिवहन से निकलने वाले धुएं आदि शहरों में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ग्रामीण इलाकों और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में खुले में शौच प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। भारत सरकार ने देश को प्रदूषित रहित बनाने के विचार से स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके उद्देश्य निम्न हैं। तो भारत ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया उसके क्या क्या उद्देश्य रखे गए उसके बारे में एक बार हम देख लेंगे। पहला पॉइंट है, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्ति और नगर निगम के 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण। अगला पॉइंट, ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के तौर पर एलपीजी को सुलभ करना। अगला है पॉइंट, जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना।
अगला पॉइंट देखेंगे, अपरंपरागत ईंधन के स्रोतों पवन, सौर ऊर्जा और को बढ़ावा देना। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो कई बार आता है यूपीएससी के मेंस में लिखने के लिए, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी काम आएगा। भारत में साक्षरता की दर है 2011 के आधार पर सेंसेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में टोटल जो लिटरेसी है वो 74.04% है, और इसमें जो स्त्रियों की जो साक्षरता है वो 65.46% है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट लिटरेसी और सबसे लोएस्ट लिटरेसी आपको ढूंढें। सबसे हाईएस्ट केरल की है 93.91%, और सबसे लोएस्ट आप देखें बिहार की, तो इसमें बिहार ये है 63.82%। तो ये भी आप मैच करते रहें, और कैसे भी ज़्यादा कोई लोएस्ट है या हाईएस्ट है वो देख के मुझे कमेंट में बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में भारत में सराहनीय कार्य हुआ है, जैसे मृत्यु दर 1951 में 25.1% से घटकर सन 2015 में 6.5% हजार प्रति हजार होना। इसी अवधि में शिशु मातृत्वता का 148 प्रति हजार से 37 प्रति हजार होना। इसी प्रकार 1951 में से सन 2015 की अवधि में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में पुरुषों के लिए 37.1 वर्ष से 66.9 वर्ष तथा स्त्रियों के लिए 36.2 वर्ष से 70 वर्ष की वृद्धि करने में सफलता मिली है। तो जो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है वो भी बढ़ी है इन वर्षों में, 1951 से सन 2015 तक में। और जो प्रति हजार में जो लोगों की मातृ मृत्यु दर थी या अन्य चीज़ें थी, शिशु मृत्यु दर थी, वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है। यद्यपि ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान भारत में जन्म दर 40.8 से 20.8 तक नीचे लाकर अच्छा कार्य किया है। अब जन्म दर भी भारत में कम होने लगी है, किंतु यह जन्म दर अभी भी अनेक विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ऊंची है। तो विकसित देशों में अभी इससे भी कम जन्म दर है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी देश में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, विकास नहीं हो पाएगा। जो हम बोल रहे हैं ना कि मानव विकास तो तभी होगा जब सभी लोगों के पास समान संसाधन होंगे। और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और संसाधन कम होंगे, तो उस पर किस तरीके से विकास होगा, ये सोचनीय विषय रहता है। लिंग विशिष्ट और ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में देखने पर स्थिति और चिंताजनक प्रतीत होती है। भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है। भारत की जनगणना सन 2011 के निष्कर्ष विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात के संदर्भ में बहुत ही अवांछनीय है। रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण लक्षण ये हैं कि यदि केरल को अपवाद मान लिया जाए तो सभी राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात घटा है, और पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे अधिक चिंताजनक है। तो भारत में लिंग अनुपात घट रहा है। तो सेक्स रेशियो में पहले भी बता चुका हूँ आपको, इंडिया में 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं। तो ये भारत का सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात प्रदर्शित करता है। तो भारत में ये बहुत अच्छा नहीं है, खासतौर पे हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में जो अच्छे विकसित राज्य माने जाते हैं। यह लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों की तुलना में 850 बालिकाएं से भी नीचे हैं। कहाँ? पंजाब और हरियाणा में। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? क्या यह सामाजिक दृष्टिकोण है अथवा लिंग निर्धारण की कोई वैज्ञानिक विधियां? इसके पीछे कोई सोशल पॉइंट ऑफ व्यू काम करता है या कोई साइंटिफिक मेथड लगता है जो ऐसी रेशियो में देखने को मिल रही है?
भारत मानव विकास सूचकांक सन 2007-8। तो ये काफ़ी हद तक चेंज हो गया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वही है अभी। तो केरल नंबर 1 पे है इसके अनुसार, और भारत में छत्तीसगढ़ जो है 23 नंबर पे आता है। तो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं दिल्ली कहाँ, दिल्ली सेकंड नंबर पे है। तो इस तरीके से आप देखें, इसको याद भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। तो विकास मुक्ति है, विकास क्या है, मुक्ति है, ऐसा एक स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है। भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी की अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। तो मुक्ति ही विकास है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्यों और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों और प्रतिभागिता करें। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच ही मुक्ति का मूल आधार है। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। तो साक्षरता से होकर ही ज्ञान और मुक्ति का रास्ता खुलता है। भारत में साक्षरों का प्रतिशत दर्शाती तालिका 3.3 कुछ रोचक विशेषताओं को उजागर करती है। तो जो 3.3 में जो साक्षरता के बारे में बताया गया था ऊपर, तो ये कुछ अच्छे फैक्टर बता रहा है। तो देखते हैं क्या फैक्टर बताता है। पहला पॉइंट है, भारत में कुल साक्षरता 74.4% है, जबकि स्त्री साक्षरता 65.46% है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। यहाँ बिहार जैसे राज्य भी हैं जहाँ बहुत कम 63.82% साक्षरता है, और केरल और मिजोरम है, केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी हैं जिनमें साक्षरता दर क्रमशः 93.09% और 91.58% है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एडवर्टीजमेंट टाइप के कुछ दिए हुए हैं पेपर्स में, तो ये भी देखें आप। स्थानिक भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों और स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कृषि मजदूरों इत्यादि जैसे हमारे समाज में सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो हैं, कृषि मजदूर जो हैं, और सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरों का प्रतिशत सुधरा है, तथापि धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या में अंतर समय के साथ बढ़ा है। तो अगर स्थितियां सुधरेंगी तो अंतर भी बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में मानव विकास सूचकांक। भारत में मानव विकास सूचकांक की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। उपयुक्त महत्वपूर्ण सूचकों की पृष्ठभूमि में योजना आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक का परिकलन किया है। भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि भारत को मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। विश्व के 188 देशों में 131वां स्थान है। भारत के विभिन्न राज्यों में तालिका 3.4 में 0.790 संयुक्त सूचकांक मूल्य के साथ केरल कोट्टिक्रम में सर्वोच्च है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल, गोवा, पंजाब आते हैं। अपेक्षा के अनुरूप बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य 23 प्रमुख राज्यों में सबसे नीचे हैं।
ऐसी हालत के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी हैं। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य इसके द्वारा 100% के आसपास साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रभावी कार्यशीलता के कारण एक अलग दृश्य में बिहार, एमपी, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। तो जहाँ पर अच्छी साक्षरता होती है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर पुरुष और स्त्री साक्षरता अलग अलग देखने को मिलती है, अंतर देखने को मिलता है। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालते हैं। तो जहाँ पर आपका एजुकेशनल जो उपलब्धियां हैं वो तो मानव विकास पर जोर डालती ही हैं, इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास के ऊपर एक फोकस डालते हैं। आगे बढ़ेंगे। कहाँ पर छोड़ा था हमने? आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र, ऐसे जूम कर लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल्य असम, बिहार, एमपी या मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों की तुलना में ऊंचा है। तो आर्थिक दृष्टि से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब और हरियाणा कैसे हैं? अच्छे राज्य हैं अपेक्षा किसके? असम, बिहार और एमपी के। उपनिवेश काल में विकसित प्रादेशिक विकृतियां और सामाजिक विषमताएं अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो उपनिवेश काल में विकसित जो प्रादेशिक विकृतियां थी वो आज भी समाज में सामाजिक विषमताएं, अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सामाजिक वितरण न्याय के अपने मुख्य ध्येय के साथ भारत सरकार ने नियोजन विकास के माध्यम से संतुलित विकास के सांस्कृतिकरण के लिए सम्मिलित प्रयास किए हैं। इसने अधिकांश क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, किंतु यह वांछित स्तर से अभी भी बहुत नीचे है। तो सांस्कृतिकरण है आपका, ये इंस्टीट्यूटों के डेवलपमेंट से बात चल रही है, सांस्कृतिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, तो ये भी बहुत हद तक मानव विकास के ऊपर एक अपना योगदान देने वाले पॉइंट हैं। विकास सामान्य रूप से और मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना है। यह जटिल है क्योंकि युगों से यही सोचा जा रहा है कि विकास एक मूलभूत संकल्पना है और यदि एक बार इसे प्राप्त कर लिया गया तो यह समाज की सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं का निदान हो जाएगा। यद्यपि विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, किंतु प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक विषमताएं, भेदभाव, वंचना, लोगों का विस्थापन, मानवाधिकारों पर आघात, मानवीय मूल्यों का विनाश तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण भी बढ़ा है। तो ये सब चीजें तो बड़ी ही हैं, उसके साथ साथ जो सामाजिक असमानताएं हैं, भेदभाव की जो भावना है, वंचना है, लोगों में विस्थापन है, मानवाधिकारों को आघात पहुंचा है। तो लोगों ने सामाजिक जो अपना विकास करना था वो तो किया ही, उसके साथ साथ कुछ ये चीजें, विषमताएं भी हमें देखने को मिली हैं। आगे को बढ़ते हैं। संबद्ध मुद्दों की गंभीरता और संवेदनशीलता को भांपते हुए
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी 1993 की मानव विकास रिपोर्ट में विकास की अवधारणा में अभिभूत कुछ स्पष्ट पक्षपातों और पूर्वाग्रहों को संशोधित करने का प्रयत्न किया है। लोगों की प्रतिभागिता और उनकी सुरक्षा 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे थे। इसमें मानव विकास की न्यूनतम दशाओं, तो 1993 में मानव विकास की रिपोर्ट आई जिसमें मानव विकास की रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे थे। इसमें मानव विकास की न्यूनतम दशाओं के रूप में उत्तरोत्तर लोकतंत्रीकरण और लोगों के बढ़ते सशक्तिकरण पर बल दिया गया। जो लोकतंत्रीकरण है और जो सशक्तिकरण है, तो उन दोनों पर विशेष बल दिया गया इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट ने शांति और मानव विकास लाने में नागरिक समाजों की बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका को भी स्वीकार किया। नागरिक समाजों को विकसित देशों द्वारा प्रतिरक्षा खर्चे में कटौती, सशस्त्र बलों के अपरियोजन, प्रतिरक्षा और आधारभूत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की ओर संक्रमण और विशेष रूप से निशस्त्रीकरण और तथा नाभिकीय युद्धास्त्रों की संख्या घटाने के लिए जनमत तैयार करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। तो जो मुख्य सुविधाएं हैं बस वही उपलब्ध कराई जाएं, वरना सशस्त्र बलों और प्रतिरक्षा में जो खर्चा होता है वो, और सेवा के उत्पादन और संक्रमण के विशेष रूप से निशस्त्रीकरण, नाभिकीय, तो जो अन्य चीजें हैं उनको तो उन पर थोड़ा कम व्यय किया जाए और मुख्य मुख्य चीजों पर ज्यादा व्यय किया जाए तो मानव विकास 100% अच्छा होगा, ये उनका कहना है। आगे बढ़ेंगे। एक नाभिकीयकृत विश्व में शांति और कल्याण दो प्रमुख चिंताएं हैं। एक नाभिकीकृत से ये सब कुछ हो सकता है कि शांति और कल्याण दोनों को ताक पर रखकर ये काम किए जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस उपागम के दूसरे छोर पर नव माल्थसवादियों, पर्यावरणविदों और अमूलवादी और पारिस्थितिकविदों द्वारा व्यक्त विचार हैं। उनका विश्वास है कि एक प्रसन्नचित्त एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन एक आवश्यक दशा है। इन विचारकों के अनुसार जनसंख्या और संसाधनों के बीच अंतर 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ा है। विगत 300 वर्षों में विश्व के संसाधनों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है, जबकि मानव जनसंख्या में विपुल वृद्धि हुई है। विकास ने केवल विश्व के सीमित संसाधनों के बहुविध प्रयोगों को बढ़ाने में योगदान दिया है, जबकि इन संसाधनों की मांग में अतिशय वृद्धि हुई है। इस प्रकार विकास के किसी भी क्रियाकलाप के समक्ष परम कार्य जनसंख्या और संसाधनों के बीच समता बनाए रखना है। सर रॉबर्ट माल्थस मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान थे। तो माल्थस कौन से थे? पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जनसंख्या के ऊपर बात की थी। तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। उन्होंने जनसंख्या और संसाधनों के ऊपर पहली बार चर्चा की थी। आगे बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष रूप से यह विचार तर्कसंगत और विश्वासप्रद लगता है, परंतु यदि विवेचनात्मक ढंग से देखा जाए तो इसमें कुछ अंतर्निहित दोष हैं। जैसा कि संसाधन एक तटस्थ वर्ग नहीं है, संसाधनों की उपलब्धता का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका सामाजिक वितरण। संसाधन हर जगह असमान रूप से वितरित हैं। समृद्ध देशों और लोगों की संसाधनों के विशाल भंडार तक पहुंच है,
जबकि निर्धनों के संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली लोगों द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए किए गए अनंत प्रयत्नों और उनका अपनी असाधारण विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करना ही जनसंख्या, संसाधनों और विकास के बीच संघर्ष और अंतर्विरोधी का प्रमुख कारण है। तो आगे बढ़ेंगे। भारत की संस्कृति और सभ्यता लंबे समय से ही जनसंख्या, संसाधनों और विकास के प्रति संवेदनशील रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन ग्रंथ मूलतः प्रकृति के तत्वों के बीच संतुलन और समरसता के प्रति चिंतित थे। महात्मा गांधी ने अभिनव समय में ही दोनों के बीच संतुलन और समरसता के प्रबलन को प्रेषित किया है। गांधी जी हो रहे विकास विशेष रूप से इसमें जिस प्रकार औद्योगिकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबन, अहिंसा और पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण के ह्रास का सांस्कृतिकरण इंस्टीट्यूशन में चेंज कर देना किया गया के प्रति आशंकित थे। उनके विचार में व्यक्ति मितव्ययिता, सामाजिक धन और न्यायधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति के और राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। उनके विचार क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, जो गांधी जी के विचार थे, वो क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, शुमाकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974, ब्रुंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 और अंत में एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993 से भी प्रतिध्वनित हुए हैं। तो महात्मा गांधी जी के विचार जो हैं इन बुक्स और इन राइटरों और इस सम्मेलनों से भी मेल खाते थे। कुल मिला के इस चैप्टर का यही सार निकलता है कि मानव विकास में किन किन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंख्या, पर्यावरण, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे को हम देखें इसमें तो भारत में मानव विकास किस तरीके से काम करता है, सामाजिक सशक्तिकरण जो है वो भी बहुत हद तक इसमें विशेष भूमिका निभाता है। स्वच्छता, स्वस्थ जीवन, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में मानव विकास, तो ये तीसरा चैप्टर भी आज समाप्त होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।